हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के लेक्चर नंबर 2 में कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपके कंपटीशन की तैयारी हो सके और निश्चित तौर पे आप जिससे सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट क्या है? जो ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कहाँ होता है? वो लो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर 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 में न्यूनतम वोल्टता नियमन क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर पर होता है। और जो आपका लोवेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है इसको सर्वोत्तम माना गया है। तो इसी में लिख देते हैं, बता देते हैं। ट्रांसफार्मर में निम्नतम वोल्टता नियमन को सर्वोत्तम सर्वोत्तम माना जाता है। क्या होता है? सर्वोत्तम माना जाता है। और जो आपका अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है? वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर में होता है। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर में अधिकतम वोल्टता नियमन लैगिंग पावर फैक्टर पर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? और जो आपका अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको खराब माना जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का शून्य वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ होता है? लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है। अगला पॉइंट क्या है कि जो ट्रांसफार्मर का निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो किस प्रकार के भार पर होता है? वो केवल संधारित्र मतलब कंडेंसर के लोड पर होता है, डिपेंड करता है। तो लिखेंगे निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन केवल संधारित्र प्रकार का
प्रकार का लोड इंडिकेट करता है। तो बच्चों आपको मैंने वोल्टेज रेगुलेशन रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो बता दिए। ठीक है, चलिए कुछ और बात करते हैं। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है प्राय बच्चों क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे लिख लीजिए आप, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन प्राय परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज होती है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन की वोल्टेज क्या होती है, करंट एंड फ्रीक्वेंसी पर ज्ञात की जाती है। अगला पॉइंट क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन को बच्चों वोल्टेज रेगुलेशन से जितने भी पॉइंट्स आपके बनते हैं वो मैं सब बता दे रहा हूं आपको। वोल्टेज रेगुलेशन को प्राय ट्रांसफार्मर की फिक्स्ड प्राइमरी वोल्टेज पे ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जाता है। प्राइमरी वोल्टेज पर ज्ञात किया जाता है। तो लगभग आपको बच्चों हमने वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड लगभग 8 पॉइंट्स फैक्ट्स बताए हैं। चलिए अब हम टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, टेस्टिंग हम लोग ट्रांसफार्मर की कैसे करेंगे, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों वो दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है आपकी, डायरेक्ट टेस्टिंग मेथड, डायरेक्ट टेस्टिंग मेथड बोलते हैं। और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट टेस्टिंग मेथड। अब इनडायरेक्ट टेस्टिंग मेथड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो चलिए बारी बारी से इन टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है बच्चों, ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है, ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, स्थिर हानियां या स्थिर हानियां को ही हम लोग लौ हानियां बोलते हैं, या लौ हानियां ही आपकी स्थिर हानियां कहलाती हैं। ज्ञात करते हैं। आपकी जो लौ हानियां होती हैं स्थिर हानियां होती हैं, ये चेंज कभी नहीं होती हैं, ये फिक्स होती हैं। और ये कहाँ होती है, लौ हानियां कोर में होती हैं, लौ हानियां कोर में होती हैं। इसीलिए इनको कोर हानियां भी कहते हैं, लौ हानियां को कोर हानियां भी कहते हैं, लौ हानियों को कोर हानियां भी कहते हैं। लौ हानियां बच्चों दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है शैथिल्य हानि, दूसरी होती है भंवर धारा हानि। ठीक है। शैथिल हानियों को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील की क्या होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। सिलिकॉन स्टील की परमेबिलिटी हाई होती है। ठीक। शैथिल हानियों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है WH इज इक्वल टू KH B मैक्स की पावर 1.6 FV। ठीक है। अब आते हैं हम भंवर धारा हानि पे। भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है, कोर को लेमिनेट किया जाता है तथा इनके बीच थोड़ा स्पेस दिया जाता है, तथा इनके बीच थोड़ा स्पेस दिया जाता है। थोड़ा स्पेस दिया जाता है। भंवर धारा हानि का फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए बच्चों, क्वेश्चन पूछ लेता है। भंवर धारा हानियां
इसको लिखेंगे WE = KE B max स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। ठीक है। अच्छा, अब ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, निर्धारित वोल्टेज निविष्ट पर परिचालन होता है। ठीक है। अब क्या है, इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो खुली होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है। ठीक। अब इसमें जो हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे, वोल्ट मीटर, ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर उच्च परास के होते हैं। इसमें जो वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, उच्च परास के होते हैं। ठीक है। और निम्न परास का अमीटर होता है। ठीक है, निम्न परास का अमीटर होता है। और आपका जो वाट मीटर होता है वो क्या होता है, निम्न शक्ति गुणक, मतलब लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है का प्रयोग होता है। एक बात और जान लीजिए, आप लोग, पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग वो क्या होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। ठीक है। आपको मैंने पहले बता दिया कि ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, हम लोग आयरन लॉसेस निकालते हैं और हमको क्या प्राप्त होती है, चुंबकीय धारा भी प्राप्त होती है। तो लिखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट से मैग्नेटाइजिंग करंट प्राप्त होती है। चलिए और पॉइंट्स देखते हैं इस टेस्ट से रिलेटेड। जब आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है तो उस समय ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है, लगभग 0% होती है। तो लिख लेते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर की
दक्षता क्या होती है? 0% होती है। ठीक है, चाहे आपका ओपन सर्किट हो चाहे आपका शॉर्ट सर्किट हो, उसमें इफिशियंसी आपकी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, एक बच्चों टेस्टिंग होती है संपनर। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं? तापमान को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे संपनर परीक्षण द्वारा एक ट्रांसफार्मर में तापमान निर्धारित होता है। तापमान निर्धारित होता है। ठीक है, अब इसको टेस्टिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं? इसमें दो समान ट्रांसफार्मर में चाहिए होते हैं, तो लिख लीजिए संपन्नर परीक्षण करने के लिए दो समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। अब ट्रांसफार्मर के अगर हम शोर परीक्षण, अगर शोर का स्तर पता करना चाहते हैं तो उसमें एक होता है टाइप परीक्षण। तो आपको ये जानना चाहिए, ट्रांसफार्मर में शोर वॉइस स्तर परीक्षण टाइप परीक्षण से होता है, से होता है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या क्या होता है ये सब बताते हैं। तो हेडिंग डालते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब पहले ये जानिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में होता क्या है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है हमको, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस ठीक, पूर्ण लोड पर, ब्रैकेट में लिखिए पूर्ण लोड पर, तथा पावर फैक्टर ज्ञात करते हैं। पावर फैक्टर ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। तो लिखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। ठीक,
और जो सेकेंडरी होती है वो क्या होती है? लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब इसमें क्या करते हैं, जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, अमीटर के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो लिखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है। बच्चों मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, फैक्ट्स जो बता रहा हूँ, बहुत डीपली वाले बता रहा हूँ। अगर आप पूरा वीडियो में देखते हैं तो आपका ट्रांसफार्मर पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है। जो आपका ट्रांसफार्मर में वाट मीटर यूज होता है वो क्या होता है? हाई पावर फैक्टर का होता है। तो लिखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हाई पावर फैक्टर वाला वाट मीटर यूज होता है। यूज होता है। और क्या है इसमें? हाँ, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान जो होती है इसकी ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी? जीरो होगी। ओपन सर्किट टेस्ट के समान भी इसकी दक्षता क्या होगी? जीरो होगी। तो लिखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर की दक्षता 0% होती है। और जो आपका ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो क्या करता है? लीकेज फ्लक्स की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है। तो लिखेंगे शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर का वोल्टेज लीकेज फ्लक्स की लीकेज फ्लक्स की मात्रा पर निर्भर करता है। अब ये इस क्वेश्चन को एक टॉपिक को इस तरह भी घुमा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो किस प्रकार की हानियों को करने के लिए होता है। तो आप कह सकते हैं ओमिक हानियाँ। क्या कह सकते हैं? कॉपर लॉसेस को आप लोग ओमिक हानियाँ भी कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओमिक लॉसेस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसमें ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है
उसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या करते हैं, 5 से 10% तक का वोल्टेज देते हैं अति कम। तो लिखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग को अति कम मतलब 5% से लेकर 10% तक वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी के बारे में। देखिए, ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया मेनली 2 प्रकार की हानियां होती हैं। एक आयरन लॉसेज होता है, दूसरा कॉपर लॉसेज होता है। आयरन लॉसेज क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। लेकिन जो आपकी कॉपर लॉसेज होती हैं वो क्या होती है, लोड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। तो अगर हम हाफ लोड पर टोटल लॉसेस निकालें, टोटल लॉसेस, तो ये क्या होंगे, डब्लू आई आयरन लॉसेस, तो ये हो जाएगा 1/4 WCU। ठीक, तो अगर आपका लोड हाफ है तो उस कंडीशन पे टोटल लॉसेस क्या होंगे, WI प्लस 1/4 कॉपर लॉसेस। अगर आपका 2 गुना लोड है, दो गुना लोड पर क्या होगा टोटल लॉसेस, ये होगा आपका क्या, WI प्लस 4 टाइम्स WC हो जाएगा। नो लोड पर, तो नो लोड पर तो कॉपर लॉसेस क्या होंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। टोटल लॉसेस तो क्या हो जाएगा, WI प्लस कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। इफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग दक्षता। चलिए दक्षता से कुछ बातें मैं आपको बता देते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, इसकी दक्षता होती है 95 से लेकर 99% होती है। ठीक है, जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, इसकी होती है 100% इफिशियंसी। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, इसकी होती है 50 से लेकर 70% तक होती है। अच्छा, इफिशियंसी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ईटा से। ईटा, एन की टांग लंबी कर दो। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक, अगर परसेंटेज निकालना है
तो यहाँ कर देंगे 100। ठीक, देखिए इनपुट पावर क्या होती है, ये होती है V1 I1 cos phi। आउटपुट पावर क्या होती है, आउटपुट पावर V2 I2 cos phi। यहाँ पे हम कॉपर लॉस को दिखाएंगे WCU से, और आयरन लॉसेस को दिखाएंगे WI। तो इनपुट आउटपुट पावर आपकी क्या हो गई, V2 I2 cos phi अपॉन इनपुट पावर आपकी V1 I1 cos phi इंटू 100। ठीक, अगर हम आउटपुट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो इनपुट पावर होती है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इनपुट पावर जो होती है वो क्या होती है, दो पार्ट में कन्वर्ट होती है। एक आपकी आउटपुट पावर प्लस लॉसेस में होती है। तो अगर हम आउटपुट पावर की जगह क्या लेते हैं, इनपुट पावर माइनस लॉसेस लिख दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू इनपुट पावर मतलब V1 I1 cos phi माइनस WI प्लस WCU अपॉन V1 I1 cos phi। एक ये फॉर्मूला बन गया। और अगर आप इसको यहाँ कन्वर्ट करते तो V2 I2 cos phi, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, V2 आउटपुट पावर प्लस लॉसेस हो जाएंगे इंटू 100। तो आपको मैंने कई फॉर्म में लॉसेस बताए हैं। ठीक है, अगर आपका लोड हाफ है, ठीक है, हाफ लोड पे, हाफ लोड पर इफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, तो ये फॉर्मूला होगा आपका परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू 1/2 V2 I2 cos phi अपॉन 1/2 V2 I2 cos phi प्लस WI प्लस 1/4 WCU। ये आपका हाफ लोड पे है। अगर हम, ठीक, फुल लोड पे तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होगा, आयरन लॉसेस क्या होंगे, कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे, तब आपकी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इट मीन्स WI इज इक्वल टू WCU। अब देखिए, जो आयरन कॉपर लॉसेस होते हैं, जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी
फुल लोड पे ज़्यादा होती है, फुल लोड पर ज़्यादा होती है। ट्रांसफार्मर जब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशिएंसी पर क्या होगा, जो आपकी इनपुट करंट होगी, I1, ये क्या होगी, आयरन लॉसेस अपॉन R01 होगी। और अगर हम आउटपुट करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, WI अपॉन R02। हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फेराइट कोरों का इस्तेमाल किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर बच्चों हम की आवाज़ आती है, ठीक है, वो किसके कारण होती है, चुंबकीय विरूपण के कारण। तो ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर में हम का मुख्य कारण चुंबकीय विरूपण अब ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा गर्म क्या होता है, आपकी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला भाग वाइंडिंग होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको बच्चों। जो आपकी ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसफार्मर में जो आपकी सैथिल हानियाँ होती है वो किस पे निर्भर करती हैं, फ्लक्स घनत्व पर। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉसेस फ्लक्स घनत्व पर डिपेंड करती है, फ्लक्स इंटेंसिटी पर वैरी करती हैं। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे एक और पूछता है, वो लास्ट टॉपिक में बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 3 भी बताऊंगा, जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा, और बाकी जितने भी ट्रांसफार्मर उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण दिवस
पूर्ण दिवस दक्षता, पूर्ण दिवस दक्षता, तो ये क्या होती है? आउटपुट 24 आवर्स अपॉन इनपुट पावर 24 आवर्स इंटू 100, ये आपकी पूर्ण दिवस दक्षता है। तो बच्चों आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 2 बताया, जिसमें बाकी ट्रांसफार्मर के फैक्ट्स बताए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप TG2 की तैयारी कर रहे हैं या जे की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू।